हेलो 10th क्लास, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 10 साइंस के मेटल्स नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। तो इस चैनल पे जाओ, सीबीएसई बोर्ड 786 चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर पे, इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोडेड है, तो ज़रूर जाके देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखो सारे आंसर्स भी यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बेटा, तो विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? इट्स सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बेटा, ठीक है। दिमाग में डालो इस बात को, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है? गैलियम, सीजियम का भी होता है बेटा। गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम याद रखना। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी रिएक्ट नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। इज मोस्ट डक्टाइल इज अ गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट बेटा। तो 4 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में वैसे ही पूछ लिए जाते हैं कि मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट गोल्ड, जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते, तो सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, तो किनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है बेटा? गैलियम और सीजियम का। और क्या लिखा है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अगला सवाल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इसका बेसिक सा फंडा है कि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है बेटा? HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो इसमें से निकलने वाला हाइड्रोजन, जैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या मेटल ने रिएक्ट किया, जैसे मेटल ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन निकलेंगे। हाइड्रोजन को ये निकलने ही नहीं देते बाहर। जैसे ही हाइड्रोजन बनता है, उसको ऑक्सीजन देकर H2O बना देता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बनता नहीं है। हमने मेटल के अंदर नाइट्रिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड इसके अंदर जैसे हमने मेटल डाला, मेटल डालने से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है, लेकिन इस हाइड्रोजन को तुरंत ही ऑक्सीजन मिल गया। क्यों मिल गया ऑक्सीजन? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से हाइड्रोजन निकलता है, बट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही वाटर बना देता है, और इसलिए ऐसा हमें लगता है कि हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं रही। तो इसका रीजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेन रीजन इसका यही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करा लो, चाहे एसिड के साथ चाहे बेस के साथ, ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बेटा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस, या फिर जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस जैसा बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो दो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं और एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। और जिंक ऑक्साइड भी उनमें से एक है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखो दोनों की रिएक्शन भी लिखी है यहाँ पर कि जिंक ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस जैसा बिहेव, यानी बेस बन जाता है ये, और ये क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। और जब जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। समझ में आ गई बात क्यों उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं? तीसरा, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्यों कंडक्ट करते हैं बेटा? क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिंपल सी बात है। अगला सा सवाल,
व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, हद से ज्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि कैल्शियम जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो जनरली कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो इसमें से बनती है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है, कैल्शियम के ऊपर ये बबल्स बन के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ऊपर धकेल के ऊपर ले आता है और इसके सरफेस पे तैरने लगता है। सिंपल सी बात। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है जिससे वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड और सिल्वर, ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। समझ में आ गई बात? अगला सवाल, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम क्या है, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल में से एक है। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल बट इट्स स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग इन अ फूड आर्टिकल। रिएक्टिव होने के बाद भी खाने को पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है? तो रिएक्टिव है, खाने के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, फिर क्यों यूज करें? तो पहली बात, एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्ग एंड चीप मेटल। पहली बात पॉइंट्स में लिख सकते हो आप, ये हमारा पहला पॉइंट बन सकता है। दूसरा, इट ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो खाने को गर्म रखेगा। तीसरी बात, बट इट इज हाईली रिएक्टिव व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन इम्प्रेवियस लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जनरली जब इसको मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। मेटल के ऊपर क्या होती है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर बन जाती है, पतली से लेयर बन जाते हैं। दिस लेयर डज नॉट अलाउ मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्रेश मेटल एंड हेंस प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, ठीक है, फ्रॉम फर्दर डैमेज और कोरोजन। दस after the formation of this protective layer, aluminum becomes resistant to corrosion. It is because of this reason that although aluminum is a high reactive metal, it is still used for the food packaging. क्योंकि मेटल ऑक्साइड मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देता है, जिससे ये फर्दर मॉइस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और मॉइस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता या फिर मॉइस्ट को और अंदर नहीं आने देता, ठीक है, जिससे खाना खराब नहीं होता, ऊपर से गर्म भी रहता है, ठीक है, गर्म भी रहता है, खराब भी नहीं होता और लंबे समय तक उसमें टिकता है। इसलिए हम जनरली पैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, सस्ता भी है। समझ में आ गई बात? तो ये रीजन है। अगला सवाल, A metal X combined with the non-metal Y by transfer of electron। बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। पहली बात दिमाग में सीधी डाल लो, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो X, द मेटल X कंबाइंड विद नॉन मेटल, एक मेटल है X, ये मेटल है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Y एक्सेप्ट करेगा। नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं, मेटल्स डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कंपाउंड Z बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, X मेटल है, Y नॉन मेटल है, इन दोनों के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और जो नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है Z, वो आयनिक कंपाउंड होता है। पहली बात दिमाग में डाल लो इसको, आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यानी Z हमारा आयनिक कंपाउंड है। सवाल में लिखा स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड Z। Z में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। अभी बताया मैंने, कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड, और जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट देम, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर कोई कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है ना, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, वेरी स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज ऑफ वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तीसरी बात, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन अ केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। क्या ये कंपाउंड केरोसिन ऑयल और पेट्रोल में डिजोल्व होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, पोलर होते हैं बेटा। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है।
सो आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं। ये जो आपका आयनिक कंपाउंड है पोलर। अच्छा पोलर क्यों है? क्योंकि देखो x पे पॉजिटिव चार्ज, y पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ही तो हम पोल्स बोलते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। ये पोल यानी ये कंपाउंड कैसे है? पोलर है। तो क्योंकि ये कंपाउंड पोलर में तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वाटर खुद एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर कंपाउंड में यानी पेट्रोल वगैरह में डिसॉल्व नहीं होता। आपने देखा होगा थर्माकोल, थर्माकोल को आप पानी में डिसॉल्व करके देखो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्माकोल जो है स्टाइरीन से बना होता है, पॉलीस्टाइरीन से बना होता है। जो पॉलीस्टाइरीन होता है ना, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड होता है। अब क्योंकि वो नॉन पोलर है तो वाटर पोलर है तो डिसॉल्व नहीं होगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर। अगर इसी पॉलीस्टाइरीन यानी आप थर्माकोल को पेट्रोल में डालोगे, पेट्रोल क्या नॉन पोलर, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे चैनल पे करके भी दिखाया हुआ है, जाओ शॉर्ट्स की वीडियो में भी मिल जाएगा कि हमारा पॉलीस्टाइरीन यानी थर्माकोल पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, तो क्योंकि पेट्रोल नॉन पोलर है और जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो पोलर होता है, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। चौथी बात, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ बिल्कुल, लेकिन लिक्विड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, बट इन सॉलिड फॉर्म इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर? बिकॉज ऑफ वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयॉन्स दैट इज चार्जेस डज नॉट एबल टू मूव फ्रीली, मूव नहीं कर पाते सही से क्योंकि बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मूव नहीं कर पाते। बट लिक्विड स्टेट में ये मूव कर पाते हैं आसानी से और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ध्यान रखना, तो लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी बात उठा के यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लो और एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट सेशन करते हैं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में बॉन्ड फॉर्मेशन देखो बेटा, मैग्नीशियम की अगर आप बात करोगे ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करोगे ना, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ बनाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा उतना पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए मैग्नीशियम के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डोनेट करेगा एक एक क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक्चुअली होता क्या, देखो Mg इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको सिर्फ एक ही चाहिए आर्ट करने के लिए, सिर्फ एक ही चाहिए, तो एक क्लोरीन तो एक ही लेगा। अब ये मैग्नीशियम एक और इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन को देगा भाई, दूसरे क्लोरीन को देगा। इस तरीके से मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन को एक इस क्लोरीन को देकर Mg2+ बन जाता है। दिस इज Mg2+ एंड दिस इज 2Cl, यानी ये ऐसा बन जाता है Mg2+, क्योंकि 2 क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेगा और इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट 2 क्लोरीन है इसलिए 2। समझ में आ गई बात? यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। क्या ये बात समझ में आई बेटा? दिस इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई फोर्सेस, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी वेरी हाई, दैट्स व्हाई इट्स जनरली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इट्स अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान रखना, ठीक है। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफर्वेशन। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ ओर with one example, what step will required to obtain metal from the enriched ore। ठीक है, also write the chemical। तो हम ore से metal को कैसे अलग करते हैं वो बताना है। The ore on treatment with dilute hydrochloric, ठीक है, hence it must be carbonate ore। अगर उसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है, तो वो पक्का कार्बोनेट ore है। कौन सा ore है बेटा? स्मेल आ रही है तो पक्का कौन सा है बेटा? वो कार्बोनेट ore है। कैल्शियम, ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट, ठीक है, कैलामाइन यानी
जिंक कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोनेट ओर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि ये जो है कार्बोनेट ओर, इसको कैसे अलग कर सकते हो, उसके लिए स्टेप लिखो। तो कार्बोनेट ओर को अलग करने के लिए बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ हीट जब हम हीट करते हैं तो हमारा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जिंक ऑक्साइड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से हम रिएक्ट कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम कैल्शिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शिनेशन। जिनको नहीं पता ये क्या हो रहा है, एक बारी कैल्शिनेशन रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कैल्शिनेशन। तो जब कार्बोनेट ओर को बेटा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका रोस्टिंग और कैल्शिनेशन, ये मत छोड़ देना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आता है आपका, एक रोस्टिंग और एक कैल्शिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, जरूर पढ़कर जाना। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम सल्फाइड ओर को अलग करते हैं और इसको हम कार्बोनेट ओर को अलग करते हैं। कार्बोनेट ओर को अलग करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस, और रोस्टिंग कब करते हैं, जब सल्फाइड ओर होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि कार्बोनेट ओर है, क्योंकि इसमें स्मेल आ रही है, ठीक है। तो अगर स्मेल आ रही है तो कार्बोनेट ओर है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड को कार्बन के सारे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया, जिंक मिल गया। अच्छा, ठीक है, बस लिख दिया हमने, सारे रिएक्शंस लिखे। दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो। अगर आ गए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड MCQs इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।